कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या आपको भी इस चैप्टर के अंदर दिक्कतें हैं? उन दिक्कतों को छू मंतर करने के लिए लेकर के आ गए हैं हम ये वीडियो। हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल पास है, तो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से पढ़ लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि भाई प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होने का तरीका कुछ अलग होता है और एनिमल के अंदर कोई और मैकेनिज्म काम करता है चीजों को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के पास है एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। आप लोगों के पास होगा दिमाग, है या नहीं है? ऑब्वियसली सारे लोगों के पास दिमाग है। तो वो जो दिमाग होता है, उसी दिमाग की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय दैट ब्रेन। सो अगर हम बात करें कि भाई एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं। पहला है हमारा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम जो है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। और इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग बात करते हैं बहुत सारी ग्लैंड्स की। विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? अब हम लोगों को यहाँ पर ये सीखने की जरूरत है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करती हैं और वो जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली हम उनको बोलते हैं हार्मोन्स। और जब ये केमिकल्स ये ग्लैंड हमारी बॉडी में रिलीज करती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बॉडी के अंदर कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और उन अलग अलग हार्मोन्स का बॉडी पर क्या असर होता है। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। अगर वो हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है और हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई चलो हमको ये तो समझ में आ गया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम से होता है और दूसरा ये एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन्स। लेकिन ऐसा प्लांट के अंदर तो नहीं होता है। कभी किसी को कहते हुए सुना है बच्चा लोग कि प्लांट के पास दिमाग है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि प्लांट के पास देयर इज नो दिमाग। सो प्लांट के पास क्या होता है? क्योंकि प्लांट भी लिविंग है, प्लांट जो है उसके अंदर भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो प्लांट के अंदर सिर्फ एक चीज काम करती है और वो है हमारे हार्मोन्स। ऑलराइट, यानी कि प्लांट के अंदर सिर्फ हार्मोन्स होते हैं एंड दोज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस। गुड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ या फिर दिखाती हूँ कहते हैं। तो मान लो आप लोगों का हाथ गरम साइलेंसर पर लग गया या फिर एक गरम पतीला रखा हुआ था, आपको पता नहीं कि वो गरम है। आपका हाथ जैसे ही उस पर लगता है आप फटाक से हाथ हटा लेते हैं। तो क्या हाथ के पास ब्रेन है? आपके हाथ के पास, इन उंगलियों के पास आपकी जो स्किन है, क्या इसके पास ब्रेन था? नो, इसके पास ब्रेन नहीं था। तो ब्रेन कहाँ है? ब्रेन है यहाँ। लेकिन इतनी जल्दी ये जो इंफॉर्मेशन थी कि पतीला गर्म है, ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक भी पहुंच गई और ब्रेन ने वापस से इंफॉर्मेशन भेज दी। इतना फास्ट क्या होता है ये मैकेनिज्म? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपका हाथ किसी गरम पतीले पर लगता है, मान लो ये पतीला है और इस गरम पतीले पर जैसे ही आपका हाथ लगता है तो हमारे हाथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी सेल्स। छोटी एनसी क्लास वाली, एलकेजी केजी क्लास वाली टीचर, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली टीचर हमें क्या पढ़ाती थी कि कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चा लोग हमारी बॉडी के अंदर? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट? स्किन, आईज, नोज, ईयर, टंग। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स के पास 5 अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई रिसेप्टर्स क्या हैं? तो रिसेप्टर्स जहां भी आ जाया करे उसका मतलब आप लोग समझा करो, रिसेप्टर मतलब एक ताला।
अब हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर्स किसके होते हैं? टेम्परेचर के, टच के रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कि अगर स्किन को कोई टच करेगा तो वो जो रिसेप्टर्स हैं इसको फील कर लेंगे। गुड। तो ये जो ताले लगे हुए होते हैं, ये ताले कब खुलेंगे? अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लग जाए या किसी ठंडी चीज पर लग जाए, यानी कि टेम्परेचर। अगर हमारे हाथ को कोई छुए, यानी कि टच। तो होता क्या है कि जैसे ही मेरा हाथ इस गर्म पतीले पर लगा, हाथ में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी सेल्स। ये सेंसरी सेल्स क्या करते हैं? ये एक तरीके के न्यूरॉन्स को बुलाते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं सब पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझो, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर के बना हुआ है। दिखा देती हूँ न्यूरॉन्स, ये रहे न्यूरॉन्स, दिख रहे हैं? दीज आर द न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही इन सेंसरी सेल्स ने ये पता किया कि भाई ये पतीला जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, ये क्या करती है? अब इनके पास तो कुछ वो नहीं है, इनके पास तो ब्रेन नहीं है कि भाई आगे क्या करना है, ये बेचारी हेल्पलेस है। तो ये क्या करती है? ये एक तरीके के न्यूरॉन्स को बुलाती हैं, क्योंकि डिसीजन कौन ले सकता है? डिसीजन ले सकता है सिर्फ हमारा ब्रेन। तो ये जो जानकारी है ये किसके पास पहुंचनी चाहिए? ब्रेन के पास। तो होता क्या है कि ये सेंसरी सेल्स न्यूरॉन्स को बुलाएंगे, और कौन से वाले न्यूरॉन्स को? एफरेंट न्यूरॉन्स को। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब ये सेंसरी सेल्स बेचारे हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि ये बेचारे हैं, राइट? तो ये क्या करेंगे? इनको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ब्रेन तक। तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये बुलाते हैं एक तरीके के न्यूरॉन्स को, और इन न्यूरॉन्स का नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन। अब ये जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, इस जानकारी को, इंफॉर्मेशन को लेकर के भागते हैं किसके पास? ब्रेन के पास। और ब्रेन जो है उसके पास पावर है डिसीजंस को प्रोसेस करने की, एनालिसिस करने की। तो ये जो हमारा ब्रेन होगा ये क्या करेगा? एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेगा, एक बेस्ट डिसीजन लेगा उस केस के लिए। और ये जो ब्रेन है ये वापस से एक और तरीके के न्यूरॉन्स को बुलाता है। तो ये एफरेंट न्यूरॉन कहाँ लेकर के जाते हैं इंफॉर्मेशन को? ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक डिसीजन तैयार करता है, एंड डिसीजन तैयार करने के बाद ये जो ब्रेन है ये भी एक तरीके के न्यूरॉन्स को बुलाता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को, मैसेज को लेकर के जाने का और लेकर के आने का काम कौन करेगा? न्यूरॉन्स करेंगे। तो हमारा जो ब्रेन है वो वापस से एक तरीके के न्यूरॉन्स को बुलाता है जिनका नाम है इफरेंट न्यूरॉन्स। और ये तो जानकारी आती है हमारे इफरेंट न्यूरॉन्स तक, और इफरेंट न्यूरॉन उस जानकारी को लेकर के जाते हैं उस इफेक्टर ऑर्गन हाथ के पास या पांव के पास जिससे गर्म पतीला छुल गया था। ऑलराइट, और ये जो हाथ होता है ये यहां से हट जाता है। सो ये जो इंफॉर्मेशन होती है इफरेंट न्यूरॉन लेकर के जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन के पास, इफेक्टर ऑर्गन के पास। ऑलराइट, सो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये बहुत फास्ट होता है। दिस मैकेनिज्म इज रियली क्विक, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत तेज स्पीड से काम करते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग ये सीख लेते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उन 5 सेंस ऑर्गन्स के पास अलग अलग तरीके के 5 डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ताले होते हैं। यानी कि ये जो 5 रिसेप्टर्स के ताले होते हैं वो अलग अलग चीजों से खुलेंगे। जैसे टंग के पास जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो किससे खुलेंगे? जब हम कोई चीज उसको स्वाद वाली खिलाएंगे, जब कोई चीज हम इसको टेस्ट करवाएंगे। ऑलराइट,
वैसे ही नाक के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कब काम करेंगे, जब कोई स्मेल आएगी। तो बॉडी के अंदर ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास 5 अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला रिसेप्टर है फोनो रिसेप्टर, और फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे कान के अंदर। तो ये जो हमारे फोनो रिसेप्टर्स ताले होते हैं, ये कब खुलेंगे, जब कोई आवाज को सेंस करना होगा। ऑलराइट, दूसरा है हमारा फोटो, और फोटो का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं कब एक्टिवेट होंगे, जब इनको लाइट इनके ऊपर पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये रिलेटेड होते हैं विजन से। तीसरे हैं हमारे थर्मो रिसेप्टर्स, यानी कि थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर। तो ये वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन के अंदर। ऑलराइट, आगे आता है 4th नंबर का रिसेप्टर्स। ये जो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई। यही मैंने आपको बताया अभी। अगले तरीके के रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आपको जहां भी ऑल्फैक्टरी शब्द सुनाई दे जाए बायोलॉजी के अंदर, उसका सिंपल सा मतलब है स्मेल। तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे, जब इनका कोरिलेशन किससे है, स्मेल से है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे हमारी नोज के अंदर, नाक के अंदर। और 5th एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर्स हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारी जीभ के अंदर। तो ये ताले तभी खुलेंगे जब आप अपनी जीभ को कुछ खिलाएंगे, तो खिलाते रहो और गस्टेटरी रिसेप्टर्स से काम करवाते रहो। कल राखी है तो अच्छे अच्छे पकवान खिलाना, कालीचरण का घेवर खिला देना, तो ये जो है खुश हो जाएंगे। ये आपको गस्टेटरी रिसेप्टर्स को आप लोग काम पे लगा देना। गुड, आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारे घर को बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी ईंटें चाहिए होती हैं। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो बॉडी होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। उसी तरीके से हमारा ये जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन्स हेल्पलेस हैं अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो इस हाथ के पास वो पावर है ये डिसीजन ले सके, ना इस नाक के पास वो पावर है जो ये डिसीजन ले सके। तो डिसीजन कौन ले सकता है, डिसीजन सिर्फ ले सकता है ब्रेन। गुड, तो यानी कि आपका जो ब्रेन है उसका मैकेनिज्म, उसकी वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। गुड, तो आगे मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे घर को बनाने के लिए चाहिए ईंटें, एक बॉडी को बनाने के लिए चाहिए सेल्स, वैसे ही नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, यही नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्योंकि भाई ब्रेन तो यहाँ बैठा है, ब्रेन तक जानकारी लेकर के जाना और उस जानकारी को उस इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, मैसेंजर कौन है, आपका मैसेज तभी पहुंचेगा ब्रेन तक जब ये मैसेंजर यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का मैसेंजर ठीक से काम करेगा। सो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक तरीके से आप इनको ये कह लो कि दीज आर द मैसेंजर्स इनसाइड आवर बॉडी। तो जो भी मैसेज ब्रेन तक कन्वे करना होता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। सो अगर हम लोग ये बोलें, जैसे हम लोग बोलते हैं 9th क्लास से छोटू थे जब हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये बात भी सही होगी, राइट। यानी कि नर्वस सिस्टम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई मतलब नहीं है अगर उसकी बॉडी के अंदर सेल्स नहीं होंगे, वैसे ही नर्वस सिस्टम का भी कोई मतलब नहीं है अगर न्यूरॉन्स नहीं है। गुड, अब हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं न्यूरॉन्स ये, न्यूरॉन्स वो, न्यूरॉन्स ये, न्यूरॉन्स वो, लेकिन न्यूरॉन्स दिखते कैसे हैं? अब तक तो देखने का मन कर गया होगा, कर रहा है? हाँ, दिखाती हूँ न्यूरॉन को। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि भाई ये जो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, व्हाट इज देयर फंक्शन? तो फंक्शन क्या होता है?
as a WhatsApp messenger, as a Instagram messenger, as a Facebook messenger की तरह काम करते हैं। यानी कि जैसे ही मेरा हाथ इस गरम पतीले पर लगा और इस गरम पतीले के सेंसरी सेल्स, यानी कि मेरे हाथ में जो प्रेजेंट हैं सेंसरी सेल्स, इन्होंने ये पता लगाया कि ये पतीला मेरी औकात से ज़्यादा गर्म है। तो ये क्या करेंगे, ये क्योंकि ये हेल्पलेस है, इनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, ये एफरेंट न्यूरॉन्स को बुलाएंगे और एफरेंट न्यूरॉन्स को वो जानकारी पकड़ा देंगे। एफरेंट न्यूरॉन्स उन जानकारी को लेकर के भागेंगे तेज स्पीड से और वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रेन के पास। एंड अल्टीमेटली ब्रेन क्या करेगा, एक डिसीजन तैयार करेगा और वो भी हेल्पलेस है, बेचारे यहाँ बिठा दिया है ना, राइट। तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे तरीके के न्यूरॉन्स को बुलाएगा जिनका नाम है इफरेंट न्यूरॉन, और वो इफरेंट न्यूरॉन उस जानकारी को लेकर के भागेंगे जो डिसीजन ब्रेन ने तैयार किया है। और ये जो पतीला हाथ से चिपका पड़ा था, इस हाथ को यहां से बोल दिया जाएगा हट जा। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। गुड। सो इनका काम होता है मैसेज को कन्वे करना। सो मैं अभी यही बोल रही थी, अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बिल्कुल उसी तरीके से लाइक वी से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं बहुत देर से न्यूरॉन ये, न्यूरॉन वो, न्यूरॉन ये, न्यूरॉन वो, ये न्यूरॉन कैसे दिखते हैं। अभी तो आप लोग देखने के लिए तैयार हैं न्यूरॉन को। सो लेट मी शो यू माय न्यूरॉन, राइट। सो मेरा न्यूरॉन कैसा दिखता है और आप लोगों के न्यूरॉन्स भी ऐसे ही दिखते हैं। बस देखते जाओ क्या होने वाला है, कुछ तो होगा ही। या तो हमारा जो न्यूरॉन होता है वो ऐसा दिखाई देता है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई न्यूरॉन जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऑलराइट। सो ये वाला जो हिस्सा होता है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा। तो न्यूरॉन का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो ये वाला होता है। और पोस्टीरियर रीजन कहाँ होगा, पूंछ की तरफ। तो ये रही इसकी पूंछ और पूंछ की तरफ है इसका पोस्टीरियर रीजन। क्लियर। एंटीरियर आगे वाला हिस्सा जहां पे ये बाल बहुत सारे ब्रांचेस बनी हुई हैं, और पोस्टीरियर वो पीछे वाला हिस्सा, पिछू वाला हिस्सा। गुड। तो न्यूरॉन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये जो ब्रांचेस हैं, पेड़ की शाखाओं जैसी ब्रांचेस बहुत सारी निकली हुई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, जैसे ही मेरे हाथ ने इस गर्म पतीले को छुआ था, वैसे ही यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट थे मेरे हाथ में, ये उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पहले न्यूरॉन की कहाँ भेजते हैं, इन डेंड्राइट्स के अंदर ही भेजते हैं। यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचती है, डेंड्राइट्स के अंदर। उसके बाद आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला पार्ट गोल गोल, इसको बोलते हैं हम साइटोन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेल बॉडी। गुड। साइटोन या सेल बॉडी। और ये जो हमारा साइटोन होता है, इसी के बीच में साइटोन के बीच में होता है इस न्यूरॉन का भी दिमाग, जिसका नाम क्या है, वी कॉल इट न्यूक्लियस। गुड। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा क्या होता है कि जैसे ही डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ती है, वो इस न्यूरॉन यानी न्यूरॉन के न्यूक्लियस पे जाती है, क्योंकि न्यूरॉन का सेल का दिमाग क्या होता है, न्यूक्लियस। और जैसे ही इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस तक जाती है, ये न्यूक्लियस जाग जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वही जानकारी को ये जो न्यूरॉन है आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़ा सा हिस्सा, दिस पोर्शन, ये बड़ा सा जो फाइबर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। और एक्सोन जो होता है वो सबसे बड़ा फाइबर होता है। ऑलराइट। और यही जो एक्सोन होता है, ये बहुत छोटा भी हो सकता है और ये 1 मीटर तक लंबा भी हो सकता है।
तो कोई न्यूरॉन छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बात किस पर निर्भर करेगी? इस एक्सोन पर। गुड। एक्सोन के बाद आता है लास्ट पोर्शन इस न्यूरॉन का, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व टर्मिनल। ये होता है न्यूरॉन का लास्ट वाला हिस्सा, नर्व टर्मिनल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नर्व एंडिंग। गुड। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। तो क्या होता है कि जैसे ही मेरे हाथ ने इस गर्म पतीले को छुआ, वैसे ही सेंसरी सेल्स जो होंगे हाथ पर, वो इस इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे और पहले न्यूरॉन को बुलाएंगे और उस न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में वो इंफॉर्मेशन को घुसा देंगे। डेंड्राइट से पास होती हुई ये जानकारी कहाँ पहुंच जाएगी? इसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगी। और जैसे ही न्यूक्लियस तक पहुंचेगी, सेल जाग जाएगा, न्यूरॉन जाग जाएगा कि भाई काम आया है, जल्दी से इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाना है? ब्रेन तक। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत तेजी से न्यूरॉन के आगे वाले पोर्शन की तरफ भागेगी और जैसे ही ये पोस्टीरियर पार्ट तक आ जाएगी, इस पोस्टीरियर पार्ट के आगे प्रेजेंट होगा दूसरा न्यूरॉन। ठीक है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में जगह होती है। मैं आपको दिखाती हूं, लेट मी शो यू। यस, लुक हियर। देखो, आपको दो न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द न्यूरॉन नंबर 1, ये है हमारा न्यूरॉन नंबर 1 और ये है न्यूरॉन नंबर 2। तो ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये है पहले वाले न्यूरॉन का लास्ट वाला पोर्शन, और दूसरा जो न्यूरॉन है इस वाले न्यूरॉन का, ये है स्टार्टिंग वाला पोर्शन। तो क्या हुआ? पहले न्यूरॉन के लास्ट वाले पोर्शन और सेकंड न्यूरॉन के स्टार्टिंग वाले पोर्शन के बीच में जगह होती है, और इस जगह को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्स। क्या नाम देते हैं? सिनेप्स, साइनेप्स। सो वी कॉल इट साइनेप्स। ऑलराइट, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। तो होता क्या है, जब इंफॉर्मेशन पहले न्यूरॉन के एंड वाले पोर्शन पोस्टीरियर रीजन में यहां पहुंच जाती है, वैसे ही यहां से एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। और ये जो एसिटाइल कोलिन होता है, ये एक तरीके की चाबी है, और इन चाबियों के जो ताले होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ से निकला है ये एसिटाइल कोलिन? इस वाले पहले वाले न्यूरॉन से। और इसके ताले कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, येलो कलर। येलो कलर की तरफ देखो, इनके जो ताले होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन के सबसे आगे वाले पार्ट पर होते हैं। दिखा होगा, मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, वापस से मिटा देती हूँ सारा, एंड आई एम टेकिंग अनदर कलर। ओके, वापस से है हमारा व्हाइट कलर। सो ये जो दूसरा न्यूरॉन है, इस दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग वाले पोर्शन पर ही इस एसिटाइल कोलिन के क्या प्रेजेंट होते हैं? इस एसिटाइल कोलिन के ताले प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन इन तालों के अंदर फिट होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन इस दूसरे न्यूरॉन में भी पास हो जाती है। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाती है? हमारे ब्रेन के पास। ऑलराइट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग। नाउ साइनेप्स समझ में आ गया, केमिकल सिनेप्स समझ में आ गया। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकला था, यहाँ से पहले वाले न्यूरॉन्स के एंड वाले पोर्शन से ये जो एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर निकला था, ये न्यूरोट्रांसमीटर के जो ताले हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग वाले पोर्शन पर। तो ये इनके साथ जाकर के बाइंड कर जाएंगे और इंफॉर्मेशन आगे फ्लो होती चली जाएगी। इस तरीके से मैकेनिज्म होता है इनके काम करने का। नाउ ये आपको पता चल ही गया होगा कि एक नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कैसे होता है। सबसे पहले जैसे ही गर्म पतीले से हाथ छुपता है या फिर छुलता है, तो यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस जानकारी को कलेक्ट करते हैं और न्यूरॉन के कौन से वाले पोर्शन में पहुंचाते हैं? सबसे पहले लुक हियर, डेंड्राइट्स। मैं दूसरा कलर ले रही हूं। सो इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट से आती है वो न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी से आगे की तरफ बड़े वाले फाइबर की तरफ इंफॉर्मेशन पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन, और एक्सोन से पहुंच जाती है न्यूरॉन के लास्ट वाले पोर्शन में, एट द टिप ऑफ एक्सोन। अब वहां पर दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते, दोनों के बीच में जगह होती है और इस जगह को बोलते हैं सिनेप्स, साइनेप्स। तो
तो यहाँ पर एक केमिकल साइनेप्स रिएक्शन होता है और इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंच जाती है। दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क। गुड। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैटेगराइज किया जाता है मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर आते हैं 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बेकार नहीं होनी चाहिए। आप लोग बी कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर वेल, एंड आई नो यू ऑल विल बी रॉकिंग इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। ऑलराइट, सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ब्रेन होता है इसको 3 पार्ट्स में, हमारा जो ब्रेन है वो 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। ये आगे वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा ब्रेन का, इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। बीच वाला तरुए वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, एंड लास्ट वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, पिछू वाला हिस्सा। गुड। फोर का मतलब होता है फोरमोस्ट, यानी आगे वाला हिस्सा। मिड का मतलब बीच वाला। ऑलराइट, सो सीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला ब्रेन है और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। नाउ हमारा जो पीएनएस है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेट मी गिव यू अ टिप। अगर आप लोग अच्छा सा प्रेजेंटेशन देते हैं नोटबुक्स के अंदर, यानी कि अपनी बोर्ड की कॉपियों के अंदर या हाफ ईयरली एग्जाम वाली नोटबुक्स के अंदर, देन आपके मार्क्स ज़्यादा आने की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब आप लोग बोलोगे कि हाउ कैन वी गिव द बेटर प्रेजेंटेशन इन आवर एग्जाम्स। सो बेटर तरीका होता है कि जहां आप लोग क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगता है कि आप लोग वहां पर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो, कोई डायग्राम बना सकते हो, हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर अगर आपको लगता है कि टाइम बचा हुआ है, आई कैन मेक अ फ्लो चार्ट और आई कैन मेक अ डायग्राम हियर, तो वहां पे बना दो। दिस इज हाउ टॉपर्स आर सेलेक्टेड, दिस इज हाउ टॉपर्स आर मेड। ऑलराइट, सो यू कैन मेक योरसेल्फ अ टॉपर बाय फॉलोइंग सम टिप्स, you can make yourself a topper by following a good strategy और अच्छी टिप्स, ऑलराइट, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला कि जहाँ पर बोला भी नहीं हुआ है कि भाई आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है, जहाँ पर नहीं बोला हुआ है कि भाई डायग्राम बनाना है, एंड इफ़ यू आर एडिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, देन आपकी जो नोटबुक होगी वो अच्छी वाली प्रेजेंटेशन वाली नोटबुक्स में चली जाएंगी। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट सम मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ऑलराइट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये ब्रेन से आती हैं, अराइज फ्रॉम ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स आती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। गुड। एक और तरीके का नर्वस सिस्टम होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक। सो हमारे सिलेबस के अंदर है, पहले बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन। ये जो हमारा खोपड़ा है इसके अंदर, ये जो हमारा स्कल है ना, इसके अंदर भी एक बॉक्स रखा हुआ होता है, तिजोरी। उस तिजोरी के अंदर रखा हुआ होता है हमारा ब्रेन। तो कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन के अंदर, यानी कि जेड सिक्योरिटी के अंदर ब्रेन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रेन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपका हाथ काम नहीं करे चलेगा, लेकिन आपका ब्रेन काम नहीं करेगा बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑलराइट, दैट्स व्हाई ब्रेन इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। अब बात क्या आती है कि भाई ये जो स्कल होता है इसके अंदर भी एक ब्रेन बॉक्स रखा हुआ होता है। उस ब्रेन बॉक्स के अंदर रखा हुआ होता है हमारा ब्रेन। गुड। और उस ब्रेन के ऊपर लगी हुई होती हैं 3 लेयर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। गुड। आगे पढ़ते हैं। सो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेरेब्रम, नाम सुना होगा। मिड ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर के बनता है सेरेबेलम, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ओब्लोंगटा। वापस से सुनो, हमारा जो हाइंड ब्रेन है वो 3 इंपॉर्टेंट रीजन से मिलकर के बना हुआ है, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगटा एंड सेरिबेलम। डिफरेंस समझ लेना, हाइंड ब्रेन के अंदर है सेरिबेलम एंड फोर ब्रेन के अंदर है सेरिब्रम। क्या क्या काम होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ।
अगर हम बात करें सेरेब्रम की, सेरेब्रम किसका हिस्सा है, आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, हमारा फोरब्रेन का हिस्सा है। तो ये जो सेरेब्रम होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और ये दो हेमिस्फीयर में, यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, ऑलराइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नाउ काम क्या क्या होता है सेरिब्रम का? एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि भाई आप जो चीज़ें याद रख पाते हो, आपकी अच्छी मेमोरी होती है, यानी कि आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी या चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ये किस पर निर्भर करता है? ऑन योर सेरेब्रम, ऑन योर ओन सेरेब्रम, राइट। तो अगर आपका सेरेब्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत एक्टिव है, देन आपकी अच्छी लर्निंग पावर होगी, अच्छी मेमोरी पावर होगी। अगर नहीं देन नहीं, ऑलराइट। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये जो सेरेब्रम होता है ये जितने भी वॉलेंटरी मोटर एक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर उनको भी कंट्रोल करता है। नाउ देयर इज दिस इंपॉर्टेंट पोर्शन, दूसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट था? बीच वाले रीजन का, मिड ब्रेन का। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। उस इंपॉर्टेंट काम के अंदर एक होता है हमारा सर्केडियन रिदम। हमारी बॉडी कब जागेगी, कब सोएगी, इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम को बनाकर रखने का काम कौन करता है? योर ओन हाइपोथैलेमस। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका कि भाई आपको भूख कब लगेगी, प्यास कब लगेगी, अर्ज जो होती है भूख की, प्यास की, वो कौन रेगुलेट करता है? योर सेरेब्रम के नीचे वाला पोर्शन, दैट इज हाइपोथैलेमस। गुड। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरेबेलम, और सेरेबेलम किसका पार्ट है? हमारे हाइंड ब्रेन का। गुड। सेरेबेलम जो होता है इसका काम होता है इक्विलिब्रियम बना के रखना, यानी कि बैलेंस बना के रखना, राइट। आप लोग जब साइकिलिंग करते हो तो आप लोग गिरते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपका जो सेरेबेलम होता है वो इक्विलिब्रियम बना करके रखा हुआ है बॉडी का, वो बैलेंस बना करके रखा हुआ है बॉडी का। आप लोग चलते हैं, हम लोग एक साइड में गिर क्यों नहीं जाते? बिकॉज ऑफ आवर सेरिबेलम। सो सेरिबेलम का काम क्या है? इट इज द रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन, एंड काम क्या है इसका? ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। दैट मीन्स इट मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। गुड। सो अगला रीजन है मेडुला, और ये जो मेडुला रीजन होता है ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आवर ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, इन सब को रेगुलेट करता है आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड देयर इज दिस लास्ट पोर्शन पोन्स। पोन्स जो होता है हाइंड ब्रेन का रीजन, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैंने न्यूट्रिशन डाइजेशन वाले पोर्शन में बताया था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सो अगर आप लोगों ने अभी भी जाकर के वीडियो को चेक नहीं किया है, एंड इफ यू स्टिल डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, ऑलराइट। आगे पढ़ो। तो ये है हमारे ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा है ये, लाइक दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो हमारा जो ब्रेन होता है सबसे ऊपर होती है हमारी स्कल, खोपड़ी। उस खोपड़ी के अंदर होता है एक ब्रेन बॉक्स, और उस ब्रेन बॉक्स के अंदर रखा हुआ होता है ये ब्रेन। दिख रहा है ब्रेन, दिस ब्रेन। इस ब्रेन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। पहला ये फोर ब्रेन, दूसरा होता है हमारा मिड ब्रेन, ये वाला जो रीजन होता है ये होता है मिड ब्रेन, और ये जो लास्ट में पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताए थे, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। तो पोन्स है ये वाला रीजन, दूसरा देखो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेडुला ओब्लोंगेटा है ये वाला रीजन, और हमारा जो लास्ट में है सेरिबेलम, वो ये वाला जो रीजन है, दिस इज सेरिबेलम। गुड। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने बात कर ली, ये तो था हमारा कि एनिमल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। पहला है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, आपका खोपड़ा, दिमाग, राइट। दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पर
हमारा ब्रेन काम नहीं करता है, एक तरीके से काम करता है इनडायरेक्टली ब्रेन भी, लेकिन वहां पर मेजर काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो क्या करते हैं, दे रिलीज सम केमिकल्स जिनको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। बट सो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, दे रिलीज हार्मोन्स। हार्मोन्स बनते हैं इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं और बॉडी में जा करके ये एक इम्पॉर्टेंट या दो इम्पॉर्टेंट या तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके लिए इन्हें सिक्रीट किया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट पार्ट। लेकिन उससे पहले आई विल शो यू कि भाई मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर क्या अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या फिर सेम एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। सो अगर हम लोग इस बारे में बात करें देन देखो एक और चीज समझ लो, यहीं पर दो तरीके की ग्लैंड होती हैं बॉडी के अंदर। पहली है एंडोक्राइन और दूसरी ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनके पास अपनी डक्ट्स नहीं होती, नली नहीं होती है। तो जिनके पास अपनी खुद की नली नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास अपने खुद के बरहा नहीं है वो क्या करेंगे, वो दूसरे के बरहा में पानी छोड़ेंगे, राइट? Now you will ask me like what is bara, and I can tell you here. So if you are really interested in knowing what is bara, then let me know in the comment section. So endocrine जो glands होती हैं these are ductless gland, यानी इनके पास अपना खुद का कोई पाइप नहीं है पानी को ले जाने के लिए, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, या फिर हार्मोन को ले जाने के लिए। तो ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली, क्योंकि ब्लड जो है वो घूमता रहता है हमेशा, तो ये क्या करती हैं, हार्मोन को ब्लड के अंदर डाल देती हैं और ब्लड जो है उसको जहां भी पहुंचना होता है हार्मोन को उसको वहां पहुंचा देता है। गुड। लेकिन दूसरे तरीके की भी ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड के पास अपने डक्ट्स होते हैं, पाइप होते हैं। तो ये ब्लड के अंदर क्यों छोड़े जब इनके पास खुद के पाइप हैं, तो ये अपने हार्मोन को रिलीज करती हैं और किस में डाल देती हैं, पाइप में, और पाइप सीधा सीधा वहीं पहुंचाएगी जहां जरूरत है। गुड। तो दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन एंड द सेकंड वन इज एक्सोक्राइन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो मेल्स के अंदर अलग होती हैं और फीमेल्स के अंदर अलग होती हैं। सो अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें देन केवल एक ग्लैंड है जो मेल और फीमेल के अंदर अलग होती है, बाकी सारी ग्लैंड्स मेल के अंदर भी वही होगी और फीमेल के अंदर भी डिटो सेम होगी। सो कौन सी है वो ग्लैंड, दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरीज। तो टेस्टिस जो होती है ये मेल की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और ओवेरीज जो होती हैं वो फीमेल की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बाकी सब सेम होती हैं। मेल के अंदर भी हाइपोथैलेमस है, फीमेल के अंदर भी, मेल के अंदर पीनियल ग्लैंड, इसके अंदर भी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर भी मास्टर ग्लैंड है भैया, यहाँ पर भी पैराथायराइड ग्लैंड है, कहाँ पर, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर भी है, कोई दुविधा नहीं है। यहाँ भी थायराइड ग्लैंड है, लड़कों के पास भी है, लड़कियों के पास भी थायराइड ग्लैंड है। पैनक्रियाज मेल के पास भी है, हमारे पास भी है, हम क्यों पीछे हैं। एड्रीनल ग्लैंड उनके पास है, हमारे पास भी एड्रीनल ग्लैंड है। बट द लास्ट वन, मेल्स जो होते हैं उनके पास टेस्टिस होती है और फीमेल्स के पास होती है ओवेरीज। गुड। दो टेस्टिस होती हैं, दो ही ओवेरीज होती हैं। विल टॉक अबाउट दैट नाउ। अब हम लोग हमारे सिलेबस के अंदर दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट। तो अभी मैं आपको लोकेशन दिखा ही चुकी हूं, एक बार आप लोग ध्यान से ये डायग्राम को देख लीजिएगा और यहां से आप लोग फाइंड आउट कर लेना कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनकी लोकेशन क्या है। बिकॉज मैंने अभी आपको बोला हाउ टॉपर्स आर सिलेक्टेड, जब कोई इंसान अच्छा प्रेजेंटेशन देकर के आता है पेपर के अंदर, दिस इज हाउ टॉपर्स आर सिलेक्टेड। अगर डायग्राम पूछा भी नहीं है, अगर फ्लो चार्ट पूछा भी नहीं है, बट यू आर स्टिल डूइंग दैट, देन यू विल गेट मोर मार्क्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो यस, तो आप लोग लोकेशन देख लेना। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है मास्टर ग्लैंड। जैसे एक ताला होता है और वो जो ताला है, यानी बहुत सारे ताले हैं, उन तालों की एक चाबी अगर काम करना शुरू कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मास्टर की, राइट? तो वैसे ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का
जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो कब होगा, इस बात की जिम्मेदारी किसको दी गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। गुड, इसी वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट मींस मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, GH। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये क्या करता है, इंसान कितना लंबा होगा, कितना छोटा रहेगा, किस पर निर्भर करेगा, आपकी पिट्यूटरी पर। तो अगर आप लोग छोटे से रह रहे हैं, आप लोगों को चाहिए थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाए, तो स्पीड हाइट कैप्सूल ना खा करके अपनी पिट्यूटरी को समझाओ कि भाई थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन और रिलीज कर दे ताकि मैं थोड़ा सा लंबा हो जाऊं, राइट। लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई अगर हार्मोन एक अमाउंट में ही रिलीज होता है, बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में रिलीज होता है अगर उससे ज्यादा हो जाए तो वहां पे बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन वाली बीमारी, नॉट हाइपो, हाइपर सिक्रीशन वाली बीमारी, राइट। अगर वो हार्मोन जितना रिलीज होना चाहिए उससे कम रिलीज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपो, अंडर सिक्रीशन, कम सिक्रीट हुआ हार्मोन जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, राइट। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो इंसान दानव बन जाता है और बीमारी को यानी कि उस डेफिशिएंसी को बोलते हैं जायंटिज्म। अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो जाए तो वो गुट्टा बौना हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर सिक्रीशन की वजह से ग्रोथ हार्मोन के एक डेफिशिएंसी हो गई, अगेन विल कॉल इट ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, DWARFISM, यू कैन नोट इट डाउन, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या काम करता है, थायरोक्सिन के दो काम है, पहला है हमारे मेटाबॉलिक के रेट को यानी मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करती है, दूसरा होता है इसका काम बैलेंस्ड ग्रोथ का, ग्रोथ बैलेंस्ड रहे। गुड, अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी कि भाई आजकल लोगों ने जब नमक का वो प्रचार करते हैं तो उन लोगों ने एक और चीज़ बोलनी शुरू कर दी है कि हमारे नमक के अंदर है आयोडीन, आयोडीन खाएं, गोइट्रे से अपने आप को बचाएं। तो क्या है ये गोइट्रे? गोइट्रे एक बीमारी है जो कि तब होती है अगर बॉडी के अंदर ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन कम हो जाए, यानी कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो थायरोक्सिन कम बनाना चालू कर दे, उस केस में एक बीमारी हो जाती है, आपका जो गर्दन होता है धीरे धीरे स्वेल होना, यानी कि आपका गर्दन धीरे धीरे स्वेलिंग होने लगती है गर्दन के अंदर, आपके गर्दन के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। ऑलराइट, गोइट्रे बीमारी का नाम क्या है? गोइट्रे, यहां पर लिख दी है मैंने GOITRA, गोइट्रे। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि भाई थायरोक्सिन कम हो गया तो गोइट्रे हो जाएगा, दूसरा कारण है आयोडीन। अगर आयोडीन की भी बॉडी के अंदर कमी है तब भी हमारा गोइट्रे होता है। सो आप लोग क्या करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग ऐसा नमक खा रहे हैं जिसके अंदर आयोडीन है तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो वहां से गायब हो जाएगी और आप गोइट्रे से बच जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, ये आयोडीन क्या करता है, जैसे ही आप नमक खाते हैं जिसके अंदर आयोडीन होता है, ये आयोडीन जा करके थायरोक्सिन को बनवाना शुरू कर देता है। किससे बोलकर? थायराइड ग्लैंड से बोलकर। तो अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन कम होने की वजह से गोइट्रे हुआ है तब भी आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं पैराथायरॉइड। भाई ये जो थायराइड होती है ना, ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, दिखाती हूँ। बटरफ्लाई, 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 सो लुक एट दिस बटरफ्लाई, देख रही है बटरफ्लाई, तितली ओड़ी बस में चढ़ी, लाइक दैट वन बटरफ्लाई। ऑलराइट, वो नॉटी बटरफ्लाई है ये। सो बटरफ्लाई शेप्ड होती है ये हमारी थायराइड ग्लैंड, ये रही थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 गोल गोल लोब जैसे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये रहे पैराथायराइड ग्लैंड, दिख गए होंगे, नहीं दिखे तो भैया चश्मा लगवा लो। चलो, सो पैराथायराइड ग्लैंड यानी कि ये जो गोल गोल लोब्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर जिसका नाम है, नो 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 नो, डोंट गो, वी आर नॉट डन, रोक लो इसको। ऑलराइट, सो पैराथायराइड
थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, और पैराथॉर्मोन क्या करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम को बैलेंस करने का काम। बॉडी के अंदर कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो कैल्शियम को बैलेंस करने का काम कौन करता है, आवर पैराथायराइड ग्लैंड। गुड, आगे चलो। एड्रीनल ग्लैंड, भाई ये ग्लैंड काम की है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही एक कुत्तों का झुंड दिखाई देता है तो हम लोग, जैसे ही वो झुंड हमको दिखाई देता है, कुत्ते दिखाई दिए, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। हमारे ब्रेन ने देखा कि भाई कुत्ते हैं, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जल्दी से सिग्नल भेजता है। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड, ये रही किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। और ये एड्रीनल ग्लैंड क्या करती हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसका नाम है एड्रीनैलिन, या फिर दूसरा हार्मोन नॉर एड्रीनैलिन। और जैसे ही नॉर, NOR है नॉर, गुड, नॉर एड्रीनैलिन, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होगा, यानी कि जैसे ही आपने कुत्ते के झुंड को देखा वैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, और ब्रेन जल्दी से उठा करके सिग्नल किसको भेजेगा, एड्रीनल ग्लैंड को। किडनी के ऊपर, किडनी दिखाती हूँ। किडनी कैसी, आप बोलेंगे किडनी कैसी होती है मैडम, किडनी दिखा दो। सो लेट मी शो यू योर किडनी। सो सपोज दिस इज योर किडनी, गुड, नॉट माई, योर किडनी। सो दिस इज योर किडनी। तो किडनी जो होती है उसके टोपे पर, टोपे का मतलब है सबसे टॉप पर, यहां प्रेजेंट होती हैं ये एड्रीनल ग्लैंड, दिख गई होंगी, ये कहलाती हैं हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स। गुड, तो होता क्या है कि जैसे ही ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई कुत्तों का झुंड खड़ा है, वैसे ही ब्रेन क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है उनको सिग्नल भेज देगा, और ये एड्रीनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, हार्मोन एड्रीनैलिन एंड नॉर एड्रीनैलिन। और आपकी बॉडी के अंदर फिर क्या होता है वो मुझे बताने दो। अब ये जो एड्रीनैलिन हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, क्योंकि आपको उस टाइम पर भागना होता है, ऑलराइट, नहीं भागोगे तो देयर इज अ डू एंड डाई वाली सिचुएशन, मर जाओगे, कुत्ते खा जाएंगे, ऑलराइट। सो कुत्ते खा जाएंगे, चांसेस आर कि भाई रेबीज भी हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोगों को तेज भागना है। अब वो जो तेज भागने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, लेकिन हम लोग वहां पर खड़े होकर के वेट थोड़ी ना करेंगे, भाई कोई खाना दे दे तो एनर्जी आ जाए और फिर मैं उसके बाद दुगनी स्पीड से भागूंगा। तो इस काम की जिम्मेदारी लेता है एड्रीनैलिन हार्मोन। एड्रीनैलिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के अंदर आप लोग जो खाना खाते हो वो खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो पूरा ग्लूकोज बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, बैंक में थोड़े से पैसे जमा कर लेती है, यानी थोड़े से ग्लूकोज को जमा कर लेती है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब आपको चाहिए एनर्जी, तो बॉडी क्या करेगी, एड्रीनैलिन जैसे ही बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो बॉडी के अंदर वो जो ग्लाइकोजन बैंक में ग्लूकोज को स्टोर किया था वो ग्लाइकोजन वापस से किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, ग्लूकोज में, और आपको मिल जाती है इंस्टेंट एनर्जी, और फिर भागते हो आप 2x की स्पीड से। तो ये काम होता है हमारे एड्रीनैलिन हार्मोन का, जो कि सिक्रीट करती हैं एड्रीनैलिन ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होती हैं आपके किडनी के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ योर किडनीज। गुड, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर हार्मोन दैट इज इंसुलिन। अब आप लोग बोलोगे इंसुलिन तो नाम सुना सा लगता है, तो डॉक्टर से कई लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेने जाते हैं। घनघोर बीमारी चल रही है, दो बीमारियां लाइक घनघोर हैं, वन ऑफ देम इज ब्लड प्रेशर, अनदर वन इज दिस डायबिटीज, जिसके अंदर हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, और ये कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज नाम की एक ग्लैंड रिलीज करती है। होता क्या है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये जो खाना होता है बॉडी में जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने लगती है, ग्लूकोज बढ़ने लगता है, तो ये पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट कर देती है। ये पैनक्रियाज जैसे ही इंसुलिन को सिक्रीट करती है, इंसुलिन जा करके उस ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है।
तो अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तब एक बीमारी होने लगती है डायबिटीज़ मेलाइटस। नाम लिख देती हूँ, लिख लेना भाई। सो बीमारी का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस होने लगती है। अब इस डायबिटीज़ मेलाइटस को होने से रोकने के लिए कौन आता है? इंसुलिन। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऊपर बढ़ता है वैसे ही इंसुलिन आ जाता है, रुक जा, थम जा, वो नीचे ले जाता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होता। मान लो आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, इंसुलिन नहीं बन रहा, अब क्या होगा? शुगर का लेवल तो नीचे आएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, और गांव में इसको लोग बोलते हैं भैया हो गया शुगर। गुड। सो अपने आप को शुगर से बचाएं और अपने रेगुलर चेकअप्स और बॉडी चेकअप्स करवाते रहें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की, टेस्टिस एंड ओवेरीज। ज़्यादा नहीं बता रहे इनके बारे में। टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या करता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अभी इतना सीखो, 12th क्लास में पढ़ाएंगे आगे। ओवेरीज जो होती हैं दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती हैं। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि फीमेल के अंदर रिलीज हुआ है ना, तो किसके डेवलपमेंट को, किसके ग्रोथ को रेगुलेट करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गुड। नाउ अब हम लोग, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि भाई आयोडीन वाला नमक खाएं और अपने आप को गाइट्रे से बचाएं। डायबिटीज़ मेलाइटस भी बता चुकी हूँ कि भाई अपने रेगुलर चेकअप कराते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका इंसुलिन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। नाउ वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, एंड दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स के अंदर कोई दिमाग नहीं होता। किसी को कहते हुए सुना है कि भाई प्लांट के पास दिमाग है? नो, प्लांट्स के पास नहीं होता है। तो प्लांट के पास क्या होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में सारी चीजें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती हैं? उनके पास होते हैं हार्मोन्स। यस, हार्मोन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, विल टॉक अबाउट देम। फिलहाल ये समझो कि प्लांट के अंदर दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्लांट जो है लोकोमोट नहीं करता है। लोकोमोट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह से। आपका मन नहीं लगता है, यहाँ बैठे हो, अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी टेरेस पर, राइट। लेकिन आप लोग भी ऐसे ही करते हो, मन नहीं लग रहा, चलो दोस्तों के साथ मोमो खाने, चलो दोस्तों के साथ चूमीन खाने, राइट, यही करते हो। तो वैसे ही लेकिन प्लांट जो होते हैं बेचारे, वो लोकोमोट नहीं कर सकते। दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। तो क्या करते हैं, लेकिन वो उसी जगह पर खड़े होकर के हिलते रहते हैं। दैट मीन्स नॉट हिलना, लाइक उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। तो प्लांट के जो मूवमेंट्स होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, क्योंकि प्लांट लिविंग है, ऑब्वियसली वो मूव करेगा। सो प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड सेकंड वन इज नास्टिक मूवमेंट्स। ऑलराइट, अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट वाला कंसेप्ट है, लेट मी टेल यू दिस, कि मैंने इससे पहले भी, अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा लाइक जो हाफ ईयरली की एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अंदर अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज रह गई थी पिछले वाले सेशन के अंदर तो वो पूरी हो जाएं। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लाइक दे वांट टू स्टडी वन मोर टाइम द सेम चैप्टर। सो मुझे ऐसा लगा लाइक ओके आई कैन गो विद दिस वन। सो लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट और जहाँ पर मैंने नास्टिक मूवमेंट पढ़ाया है पिछले वाले वीडियो में, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, सो आप लोग क्या करें, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था बड़ा सा। अभी हम लोग फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं। सो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको अभी बता रही थी कि टॉपर्स होने के और ना टॉपर्स होने के दो ही रीजंस होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बता देती हूँ आज, बेटर प्रेजेंटेशन। क्योंकि किसी को नहीं पता कि भाई आप कितने अच्छे हैं पढ़ने में, किसी को नहीं पता वहाँ पर जब लोगों के हाथ में नोटबुक्स होती हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं, 5 घंटे पढ़े हैं, 4 घंटे पढ़े हैं, 24 घंटे पढ़े हैं। आप क्या ऐसी चीज़ होगी जो बता पाएगी कि भाई कितना आप पढ़े हैं? आपकी नोटबुक। तो आपकी जो नोटबुक होती है वो आपको दर्शा रही होती है वहाँ पे। सो आप लोग क्या करें, फ्लो चार्ट की हेल्प से, डायग्राम्स की हेल्प से एक बेटर प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करें। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू पुट और यू नीड टू कीप इट इन योर हेड। ऑलराइट, सो
जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे ये फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो दो तरीके से होता है, यानी मूवमेंट जो होता है प्लांट के अंदर वो दो तरीके से होता है। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट, और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये मूवमेंट ऐसा होता है जो कि ग्रोथ पर डिपेंड होता है। ऑलराइट, सो हम लोग इनको बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। वैसे ही दूसरे तरीके के मूवमेंट होते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, और ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ के, यानी दे हैव नथिंग टू डू विद ग्रोथ। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करें कि भाई जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, या तो वो पॉजिटिवली होंगे या फिर वो नेगेटिव वाले फेज में जा रहे होंगे। सो डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें नास्टिक मूवमेंट की तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनको पता ही नहीं। ये जो बेचारा ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, ये शरारती बच्चा नहीं है, ये सीधा साधा, वो जो सीधे साधे बच्चे होते हैं ना क्लास में, बिल्कुल वैसा है। क्या करता है, इसको बोलोगे कि भाई स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल आना है, बीच में भूख भी लग रही होगी ना, प्यास भी लग रही होगी और सरकारी नल दिख रहा होगा तो भी नहीं जाएगा उस पानी पीने। तो बेचारा ये बहुत शरीफ है। लेकिन ये नास्टिक मूवमेंट ऐसा है जो थोड़े से बैक वेंचर लोग होते हैं, लाइक मी। सो हम लोग क्या करते हैं, हमसे बोला जाएगा भाई घर से स्कूल आना है और स्कूल से घर जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर भूख प्यास नहीं भी लग रही है फिर भी जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ पीना है, कुछ ना कुछ उपद्रव करना है। सो ये जो हमारा नास्टिक मूवमेंट होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा, जब हम लोग टच मी नॉट प्लांट, यानी कि जब हम लोग मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। तो जब हम लोग मिमोसा पुडिका को टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है ना वो छुई मुई की तरह मुरझा जाती है। तो वो जो मूवमेंट होता है ना, वहाँ पर जो पानी का मूवमेंट होता है उनकी टेंड्रिल्स के अंदर, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, दैट मीन्स उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से इसी मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और द नास्टिक मूवमेंट। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, वो मूवमेंट जो लाइट की तरफ होता है। जियोट्रॉपिज्म, वो मूवमेंट जो ग्रेविटी की तरफ होता है। कीमोट्रॉपिज्म, वो मूवमेंट जो कि केमिकल्स की तरफ, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल की तरफ होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ, पानी से दूर या फिर पानी की तरफ। वो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो वंस। नाउ प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि प्लांट के पास, बेचारे के पास दिमाग नहीं है, उसके पास सिर्फ हार्मोन्स हैं, तो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं केमिकल्स, वही प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं एनवायरमेंट के लिए प्लांट के, वो कौन देता है, दैट इज प्लांट डिपेंडेंट होता है हार्मोन्स पर। ऑलराइट, अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये 5 तरीके के हैं। पहला है ऑक्सिन, ये हमारे शूट टिप पर रिलीज होता है, यानी प्लांट के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर। फंक्शन क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन दूसरा हार्मोन है, ये क्या करता है, अगेन जो तना होता है प्लांट का, स्टेम जो होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगला है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अगला है एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ को इनहिबिट करता है और प्लांट को विल्टिंग, यानी कि प्लांट के अंदर जो विल्टिंग होती है, लीव्स मुरझा जाती हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एब्सिसिक एसिड। इस एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम है ABA, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, एक इथाइलिन भी है, इसको हम लोग गैसियस हार्मोन के नाम से जानते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और आप लोगों को अगर 98-95% बोर्ड भी सिक्योर करने हैं, देन हम लोग अब एक सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ेंगे कैसे आप लोग मुझसे, सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द कंटेंट इफ यू आर रियली लाइकिंग इट, एंड यू कैन शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज वी ऑल नो शेयरिंग इज केयरिंग। आज के लिए इतना रखते हैं, एंड कल को राखी है, सो हैप्पी राखी।